जय हिंद, सलाम, स्वागत आप सभी का एक और छोटी सी और अच्छी सी अपडेट के साथ में कि पीएचडी के फॉर्म निकले हैं। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। वैसे तो इस राज्य में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और एक का फॉर्म ये आपके समक्ष आया है इस वीडियो में सूचना के साथ में। दूसरे का फॉर्म कब आएगा, जब आएगा तब बताएंगे। अभी बात करते हैं जिसका फॉर्म आया है। 7 दिन है आपके पास फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, यानी कि डेडलाइन खत्म हो जाएगी। और 10 दिन है या उससे कम है, या कहूं कि एग्जैक्ट 8 से 9 दिन है आपके पास इंटरव्यू के लिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन किसी बच्चे को देना नहीं है जो भी आवेदन करेगा। 300 से ज्यादा पीएचडी की सीटें हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की परीक्षाओं से पहले आपका इंटरव्यू हो जाएगा इस विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए। और हो सकता है यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का रिजल्ट बाद में आए कि आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं नेट जेआरएफ के लिए, लेकिन पीएचडी में आपका सिलेक्शन इस यूनिवर्सिटी में हो सकता है दिसंबर के महीने में। फीस बहुत अच्छी है, यानी कि छूट छाट दी गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और अभी समय है आपके पास फॉर्म को भरने के लिए। कौन सी यूनिवर्सिटी है, कितनी सीटें हैं, क्या फीस है, क्या अलग क्राइटेरिया है अप्लाई करने का, उसकी हम बात करेंगे छोटे से वीडियो में। उससे पहले इंटरव्यू की डेट्स को सुन लीजिए। 22 और 23 नवंबर 2023। 22 और 23 नवंबर 2023 को होगा आपका साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू। जो बच्चे भी इस विश्वविद्यालय में अप्लाई करेंगे पीएचडी के संबंध में एप्लीकेशन फॉर्म को। अब आते हैं डिटेल में जानकारियों के ऊपर। जानकारी कुछ इस प्रकार से है कि यूनिवर्सिटी ने एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। उस लिंक को ओपन करिएगा, यूनिवर्सिटी का एक फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म को आपको अच्छे से समझ के फिलअप करनी है सारी जानकारियां जो भी आपसे मांगी गई है। 24 विषय हैं ऐसे जिसमें पीएचडी के लिए आवेदन फॉर्म मांगे गए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किया गया है। उसमें आप किसी भी एक विषय का, 2 विषय का, 3 विषय का, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी हो, योग्यता हो, उसके अनुसार चयन करके अप्लाई कर दीजिएगा। थोड़ा विशेष क्राइटेरिया है अप्लाई करने का, उसको थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसे विद्यार्थी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, यूनिवर्सिटी का नाम है, बताना भूल गया तो माफ करिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, इसको दक्षिणी बिहार यूनिवर्सिटी बोलते हैं। मोतिहारी विश्वविद्यालय नहीं है, ध्यान रखिएगा। मोतिहारी भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और साउथ बिहार वाली ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। फॉर्म आया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का। अप्लाई करने के लिए आपके पास नॉन टीचिंग फैकल्टी का एक प्रमाण पत्र प्रूफ होना चाहिए, जहां आपने फुल टाइम रेगुलर माध्यम से जॉब करी हो, उसका प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे अध्ययनकर्ता या ऐसे विद्यार्थी जो डीआरडीसी में कंसीडर किए गए हैं किसी भी रेगुलर या फुल टाइम कोर्स के लिए, ठीक है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपकी क्या है इसमें, हाँ ये विशेष है, आईसीसीआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, इस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की तरफ से आप अगर किसी कार्य पर कार्यरत हैं, है ना, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगला, आप कहीं टीचर्स हैं या रिसर्चर हैं फुल टाइम रेगुलर माध्यम से, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं बिहार के बाहर के किसी भी अलग इंस्टीट्यूशन में एक्सटर्नल डिग्री से, ठीक है। इसके अलावा यदि आपके पास नेशनल डॉक्टर फेलोशिप प्राप्त है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपने ये है सीएसआईआर का नेट और यूजीसी का नेट क्वालिफाई कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास यदि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE इसको बोलते हैं, ये पास कर रखा है तो भी आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने डीएसटी या DRDO, DAE, DBT, ICAR, ICMR, ICSSR और ICHR इत्यादि या किसी और भी अन्य प्रकार की नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत किसी प्रकार की फेलोशिप को प्राप्त कर रखा है, एलिजिबल है, तो ही आप आवेदन कर सकते हैं इस विश्वविद्यालय में निकाले गए फॉर्म को लेकर। अभी और भी जानकारियां हैं। यदि आपके पास नेट और जेआरएफ दोनों है तो भी आवेदन कर सकते हैं, नेट है तो भी आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास नेट प्लस LS यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट लेक्चरशिप है विदाउट फेलोशिप तो भी अप्लाई कर सकते हैं। गेट पास कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सेट वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। NFSC, NFST, NFOBC, RJNF, MNF ये भी अप्लाई से बच्चे
कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक लाइन लिख दी है सिमिलर नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने इसमें नहीं, आपका नाम नहीं आया किसी फेलोशिप में, तो मुझे बताइएगा, मैं कमेंट करके बता दूंगा कि अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो भी मैंने आपको नाम बताए अभी फेलोशिप के, संस्थानों के, ऑर्गेनाइजेशन के, अगर इनमें से कुछ भी एक आपके पास है, किसी में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, यदि कुछ भी है आपके पास, तो ही आप इस विश्वविद्यालय में आवेदन करने के योग्य उम्मीदवार है। यदि इसमें से कुछ भी नहीं है आपके पास, तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये मोटी बात मैंने आपको पहले बता दी, ताकि आपको वीडियो देखने के उपरांत ये धोखा सा ना लगे कि मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपसे छुपाया है। अब आपको डिसीजन लेना है कि वीडियो आगे तक देखना है या नहीं देखना है। ठीक है, फॉर्म का लिंक मैं आपको दे दूंगा, इंटरव्यू डेट मैंने आपको बता दी, लेकिन किस सब्जेक्ट का इंटरव्यू कौन सी डेट में है वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। अब थोड़ा सा हम और चीजों को, और ये सारा मैं पीडीएफ फाइल का लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सीटों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण डेट्स। 20 नवंबर 2023 लास्ट डेट है, 22 और 23 नवंबर को आपका इंटरव्यू है, 29 नवंबर तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और आपको फिर ऑनलाइन माध्यम से फीस को सबमिट कर देना है 5 दिसंबर से पहले। ठीक है, हम कहाँ थे तो हम यहीं, सिनॉप्सिस की बात हम बाद में करेंगे, पहले आपको सीटें बता देते हैं। बड़े तड़प रहे होंगे, मचल रहे होंगे, भयभीत से भी होंगे, आपके भय को मुक्त कर देते हैं। और ये सीटें इस प्रकार से हैं, ये मैं आपको टोटल सीटें बता रहा हूँ। सीटें अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी वाइज सीटें जो निकाली गई हैं, वो आप डिटेल में नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। और एक बात और, कि बिहार की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, तो बिहार सरकार ने अभी कुछ दिन पहले, हफ्ते तो नहीं कहेंगे, एक रेजोल्यूशन पास किया है और रिजर्वेशन को 75% कर दिया गया है ना, 75% आरक्षण कर दिया है लागू। लेकिन ये नोटिफिकेशन उस घोषणा से पहले निकला है ना, ये नोटिफिकेशन उस वाले रिजर्वेशन के रेजोल्यूशन से पहले निकला है। तो वो जो पॉलिसी के पार्ट्स है रिजर्वेशन पे लगने वाले, उनमें से कोई भी नियम इस पर लागू नहीं होगा नोटिफिकेशन पे, क्योंकि ये उसके बाद निकला है। अगर कुछ चेंजेस होता है रिजर्वेशन की सीटों को बढ़ाने को लेकर या क्राइटेरिया को लेकर, तो अलग कोई नोटिफिकेशन अगर आता है वेबसाइट पर, तो ही ये चीज मान्य होगी, नहीं तो जो पहले से रिजर्वेशन का फॉर्मूला चला आ रहा है इंक्लूडिंग बिहार, जो भारत सरकार का ही है, वही यहाँ पर भी लागू किया जाएगा। ठीक है, 15% का एससी के लिए, 7.5% का एसटी के लिए, 27.5% का ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस का 10% और जनरल का 49% 50%। ठीक है, तो ये सारा आप ध्यान से समझ लीजिए। अब आते हैं सीटों पर। बायो इन्फॉर्मेशन में 17 सीटें हैं, इन्फॉर्मेटिक्स में 17 सीटें हैं, बायो टेक्नोलॉजी में 12, एनवायरमेंटल साइंस में 10 सीटें हैं, लाइफ साइंस में 3 सीट है, जियोलॉजी में 12 सीटें हैं, ज्योग्राफी में 2, फिजिक्स में 20, केमिस्ट्री में 21, मैथमेटिक्स में 19 यानी कि 19, नॉट ए 19, नाक का नक्सीर का जाम हो गया है नाला। स्टैटिक्स सांख्यिकी में 16, मैथमेटिक्स में 19, कंप्यूटर साइंस में 6, फिजिकल एजुकेशन में 10। फिजिकल एजुकेशन में जिन बच्चों ने स्पेशल बीएड या स्पेशल एमएड किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन में एमएड वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, और स्पेशल एजुकेशन में साइकोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन में क्या बोलते हैं, एमए इन एजुकेशन, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पीएचडी इन एजुकेशन, इसमें 7 सीटें हैं, फिजिकल एजुकेशन में 10 और एजुकेशन में 7। लॉ के अंदर सबसे ज्यादा सीटें आई हैं 44 यानी कि 44। हिंदी डिपार्टमेंट में 3 सीटें हैं, तीनों सीटें अनरिजर्व हैं। इंग्लिश डिपार्टमेंट में 12 सीटें हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 11 सीटें हैं, साइकोलॉजी एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी में टोटल 12 सीटें हैं। तो जो भी बच्चे साइकोलॉजी के हैं या क्लिनिकल साइकोलॉजी के हैं, दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 12 सीटें हैं। कॉमर्स में 10 सीटें हैं, फार्मेसी में 23, सोशियोलॉजी में 13, हिस्ट्री में 5। इतना बेहतरीन इतिहास है भारत का, और उसमें बिहार तो नंबर 1 पर मेरी दृष्टि से लगता है। उस इतिहास नामक विषय में केवल 5 सीटें, ओनली 5 सीट्स। ठीक है, कोई बात नहीं, पॉलिसी होगी, थोड़ी पॉलिटी भी होती है, लेकिन पॉलिसी की क्वालिटी क्या है, फर्क करना आपको आना चाहिए अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो। क्योंकि सिनॉप्सिस लिखेंगे ना, तब आपको इस पॉलिटी की क्वालिटी को मेंशन करना होगा। कैसे, आगे बताऊंगा आपको। पॉलिटिकल साइंस है आईआर, राजनीति विज्ञान और इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट है, कंबाइंड डिपार्टमेंट है। इसमें टोटल 13 सीटें आई हैं, और लास्ट में है डिपार्टमेंट ऑफ अर्थशास्त्र इकोनॉमिक, जिसमें कि 15 सीटें हैं। 22 और 23 नंबर को आपका इंटरव्यू है। किस सब्जेक्ट का इंटरव्यू कौन सी डेट में है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा
और समझने में तकलीफ हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई और समस्या सवाल हो कमेंट करके वो भी पूछ लीजिएगा। 22 नवंबर 2023 को जिस डिपार्टमेंट के बच्चों का इंटरव्यू हो रहा है, डिपार्टमेंट के नाम इस प्रकार से हैं, उससे पहले इंटरव्यू होगा ऑफलाइन माध्यम से। यूनिवर्सिटी आपको जाना होगा इंटरव्यू देने के लिए, सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स ले जाकर, सिनॉप्सिस प्रपोजल ले जाकर, पीपीटी के साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, क्या क्या सिनॉप्सिस और पीपीटी का क्राइटेरिया वो मैं आपको आगे ही बताऊंगा इसी वीडियो में। वीडियो लंबा होने वाला है, छोटा वीडियो इसलिए नहीं बनाऊंगा क्योंकि समय कम है मेरे पास भी और आपके पास भी, काम और भी चल रहे हैं, आपके पास भी होंगे, मैं तो घूमता ही रहता हूं, ठीक है। 22 नवंबर को जिनका इंटरव्यू हो, सब्जेक्ट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, लॉ, हिंदी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, कॉमर्स, हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी। ये इंटरव्यू होंगे 22 नवंबर 2023 को। टाइमिंग क्या होगा ये आपको हो सकता है ईमेल के माध्यम से आपको सूचना मिल जाए, या फोन कॉल के माध्यम से, या फिर वेबसाइट पर कोई नोटिफिकेशन आ जाए 20 या 21 नवंबर के आसपास, ठीक है। 23 नवंबर को जिस सब्जेक्ट के इंटरव्यू, उनके नाम इस प्रकार से है, डिपार्टमेंट के नाम एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, एजुकेशन, फार्मेसी, पॉलिटिकल साइंस प्लस आईआर, इंग्लिश, स्टैटिस्टिक्स, लाइफ साइंस, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, साइकोलॉजी एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन चीजों का। ये इंटरव्यू है 23 नवंबर। एक चीज और कंफ्यूज ना हो आप लोग, फिजिकल एजुकेशन का इंटरव्यू 22 नवंबर को है और एजुकेशन का इंटरव्यू 23 नवंबर को है। इस बात का ध्यान से ध्यान रखिएगा, समस्या हो जाएगी आपको यदि सूचनाओं को सुनने समझने में, हो सकता है आपका इंटरव्यू छूट जाए 22 और 23 का इंटरव्यू, ठीक है। अब क्राइटेरिया क्या रह गया, सीटी में आपको बता दी, प्रपोजल आपका, यानी कि सिनॉप्सिस आपका जो भी प्रपोजल होगा, सिनॉप्सिस होगा, उसकी 5 मल्टीपल्स कॉपी बनाकर प्रिंट करके छाप कर लेकर जानी है आपको अपने साथ में। लैंग्वेज अधिकांश इस विश्वविद्यालय की इंग्लिश ही रहती है, हिंदी को छोड़कर, या हिंदी का हिंदी में, संस्कृत का संस्कृत हिंदी में लेकर, लेकिन बाकी सब्जेक्ट जो भी हैं आपके सभी के सिनॉप्सिस आपको इंग्लिश माध्यम में लेकर जाने होंगे, इंक्लूडिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है, इंक्लूडिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ में, ध्यान रखिएगा। अभी सिनॉप्सिस का क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है, इसके अंदर बटा हुआ है, 3 सेक्शन में बटा हुआ है। प्रपोजल आपका कैसे होगा मैं आपको भी आगे समझा दूंगा। लास्ट तक वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आपको, ना ही मेरा ही कोई आदेश है, ना ही कोई रिक्वेस्ट है, आपकी इच्छा हो, अगर मेरी तरह आपको भी चुल होती हो कुछ चीजों में तो वीडियो को देखिएगा, नहीं तो दुनिया में बहुत कम है, केवल मेरा वीडियो थोड़ी है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज और, जैसे कि मैंने आपको एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताया कि इसमें कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मैंने साइकोलॉजी के बारे में बताया, ऐसे ही किस किस मास्टर्स वाले सब्जेक्ट के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए अलाइड सब्जेक्ट की इसमें लिस्ट दी गई है, उसको भी ध्यान से आप लोग देख लेंगे। जैसे कि इसमें ये बताया गया, फिर से एजुकेशन का आ गया, इसमें हाँ परसेंटेज नहीं बताया मैंने, अरे बाबा गलती हो गई। जो बच्चे एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर है, पीडब्ल्यूडी है, यदि उन बच्चों का यूजी में और पीजी में 55% नंबर है तो आवेदन कर सकते हैं, सॉरी 50%। जो बच्चे कैटेगरी के हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, पीडब्ल्यूडी और इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस है क्या इसमें? जी नहीं, ईडब्ल्यूएस नहीं है इसके अंदर। ये सभी बच्चे अपने 50% नंबर होने के साथ में अप्लाई कर सकते हैं, जनरल वाले और कैटेगरी वाले 50 पे, ठीक है। ऐसे बच्चे जिनका एमफिल भी हो चुका है, खासकर ये साइकोलॉजी के बच्चे होते हैं जिनका ये एमफिल भी हो चुका है, और एमफिल में यदि कोर्स का कंप्लीट हो गया है या सबमिट हो गया है, वाइवा नहीं हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका 50% नंबर उसमें आया है कैटेगरी, और जनरल के लिए 50% से भी रखा गया है, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है एमफिल, लेकिन क्राइटेरिया इसमें दिया हुआ है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी में केवल हिंदी वाले अप्लाई कर पाएंगे, इंग्लिश में केवल इंग्लिश वाले और लिंग्विस्टिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं विशेष रूप से। लॉ के लिए एलएलएम करना जरूरी है, और वही परसेंटेज में भी है। मास कम्युनिकेशन के लिए भी मास कम्युनिकेशन ही वाले रखा गया। कुछ विशेष देख रहे हैं, हाँ स्टैटिक्स, जो स्टैटिक्स में आया है आप लोग देख लीजिएगा ना, सब बातें मैं ही बताऊंगा क्या। हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त में एक बात ध्यान रखिएगा कि पहले आपको फीस सबमिट करनी है, पहले आपको फीस सबमिट करनी है एप्लीकेशन फॉर्म की, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। और फीस कितनी है वो भी सुन लीजिए। जो बच्चे ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, उनको 500 रुपए की फीस देनी होगी, यानी कि सबमिट करनी होगी। जो बच्चे जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, उनको 800 रुपए की फीस सबमिट करनी होगी, ठीक है। गूगल फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू ऑफलाइन होगा, प्रपोजल ऑफलाइन जमा करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट ऑफलाइन सबमिट होंगे, यानी कि जहाँ के होंगे, और इंटरव्यू का वेन्यू सुन लीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, NH 120 गया, पंचमपुरा रोड, पोस्ट फतेहपुर, गया 824263 36 बिहार, ये आपका इंटरव्यू का वेन्यू है।
और इसमें कुछ है नहीं नया। हाँ, प्रपोजल आ गया टॉपिक के नीचे। 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू का पहला पार्ट जो कि होगा 30% का, 30 नंबरों का, जिसमें आपको अपना एक प्रेजेंटेशन तैयार करना होगा, जिसमें आपका होगा रिसर्च प्लान। इसमें आपका रिसर्च प्लान होगा और अपने टॉपिक में दिए गए जो कि आपका टॉपिक में समस्या है उसको कैसे आप डिफेंड कर सकते हैं, कैसे उसकी रक्षा कर सकते हैं। रक्षा तो नहीं होगा, डिफेंड ही बोलते हैं उसका, कि आपका टॉपिक अगर पसंद नहीं आया किसी को तो कैसे पसंद करवाएंगे आप, कैसे सेटिस्फाई करवाएंगे इंटरव्यू कमेटी को अपने 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 लेखनी के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी स्पीकिंग कला के माध्यम से। इसको आपको लिखना है चरणबद्ध तरीके से। ये होगा आपका 30% का 30% का समझ लीजिए इसको, है ना, यानी कि अपने प्रपोजल का 30% हिस्सा। सेकंड पार्ट सिनॉप्सिस का जो कि होगा 40% का। इसको 20-20 एरिया में से बांटा गया है। पहला पार्ट इसमें रखा गया है एडिशनल नॉलेज एंड सब्जेक्ट नॉलेज, यानी कि अपने रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग आपकी मेथोलॉजी, आपका मेथड, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है, ये आपको सबको एक्सप्लेन करना है, इंक्लूडिंग रेफरेंस के साथ में, इंक्लूडिंग डेटा के साथ में। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज क्या क्या रखेंगे आप, ये आपको बताना है सेकंड वाले पार्ट में। आप एडिशनल नॉलेज क्या गेन करवा सकते हैं एज अ डिपार्टमेंट, एज अ यूनिवर्सिटी, एज अ स्टेट, एज अ कंट्री, अपने टॉपिक में रिसर्च के माध्यम से। ये सब आपको, यानी कि आपका ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है और आपके रिसर्च का रेलेवेंस क्या हो सकता है आज के सिनेरियो में, ये भी आपको एक्सप्लेन करना होगा इसी 40% वाले क्राइटेरिया, जो कि मेजर पार्ट होता है, मेन बॉडी है आपके सिनॉप्सिस की, जो कि 40% की रहेगी, ध्यान रखिएगा। और आपके सब्जेक्ट नॉलेज कितनी है, जो विषय आपका है उसको आपने कहीं जगह कॉपी पेस्ट किया है क्या? अगर कहीं से कॉपी पेस्ट आपने करा है या करी है, करेंगे या करता है या करती है, व्याकरण के नियमों में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सिनॉप्सिस है, व्याकरण की कक्षा नहीं है। काकी को छोड़ दीजिए, आपको नॉलेज है कि नहीं इसके लिए आपकी बिब्लियोग्राफी ही बहुत होती है, यानी कि सब संदर्भ सूची आपका बिब्लियोग्राफी ही बता देगी इंटरव्यू कमेटी को कि आपका रिसर्च का टॉपिक कॉपी पेस्ट है या कुछ नया है, कुछ मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है, कुछ करेक्शन की आवश्यकता है, या आप इस टॉपिक के माध्यम से कुछ देना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करवाना चाहते हैं, किसी को मालूम चल जाएगा। इसीलिए बेहतरीन तरीके से सिनॉप्सिस के अंदर खासकर विषय जो है, समस्या है जो आपकी, उसको पॉइंट करिएगा। दो चीज में से मिस हो गई है पहले वाले पार्ट में, मैं आपको बता दूंगा अभी। तीसरा वाला पार्ट जो कि होगा 30% का, इसमें आपको यह बताना है, क्या बताना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेवेंस टॉपिक का क्या हो सकता है एज अ फ्यूचर और एज अ प्रेजेंट टाइम में। ध्यान से सुनिएगा। एक और बात कि आप किस दृष्टि से और उस दृष्टि से ही क्यों काम करना चाहते हैं अपने इस शोध की समस्या, रिसर्च के टॉपिक पर, रिसर्च की प्रॉब्लम पर, यह आपको एक्सप्लेन करना है। क्योंकि ये वाला पार्ट तीसरा है, लेकिन इसको आपको फर्स्ट में मेंशन करना है, आपको इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है, और खासकर मेथोलॉजी में भी मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एक चीज मैं सब भूल गया, कुछ पॉइंट्स है रिलेवेंस टॉपिक को लेकर ही एक सर्वश्रेष्ठ जो बनता है, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा। टॉपिक दीजिएगा 1 से 1.5 लाइन का, प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन, इसको भूमिका बोलते हैं, वो दीजिएगा आधे से 1 पेज का। विधि बताइएगा अपनी, प्रविधि बताइएगा यानी कि मेथड, और मेथोलॉजी बताइएगा, ठीक है। रिसर्च के प्रश्न क्या होंगे, रिसर्च ऑफ द क्वेश्चंस क्या होंगे, ये बताइएगा, पॉइंट लिखिएगा 4-5 पॉइंट जो भी आपके हैं। रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, यानी कि शोध का उद्देश्य क्या होगा, ये बताइएगा, डिटेल में नहीं, इन शॉर्ट में। आपका संबंधित जो विषय है उसका रेलेवेंस क्या है, ये आपको मेंशन करना है, ठीक है। निष्कर्ष नहीं देते हैं सिनॉप्सिस में, कभी भी ध्यान रखिएगा, निष्कर्ष नहीं देते हैं, उपसंहार नहीं देते हैं, जब कंक्लूजन बोलते हैं वो नहीं देते हैं सिनॉप्सिस के अंदर, ठीक है। जब डीआरसी आपका होगा या बीआरएस होगा या डीसीए होगा, उसमें ये मेंशन करनी होती है। भविष्य की चीजें वो आपको मैं कभी बाद में बता दूंगा जब आपको कोई जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। फिर आपको पता देना है चैप्टर इसको डिटेल में लिखिएगा, चैप्टर 1 का नाम, उसके सब टॉपिक, चैप्टर 2 का नाम, उसके सब टॉपिक ऐसे करके बनाइएगा और अंत में आप खत्म कर लीजिएगा। फिर उसमें आएगा बिब्लियोग्राफी, संदर्भ सूची, जिसको आपको अपने प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो ये आपका सारा क्राइटेरिया है सिनॉप्सिस का।
तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दी इस यूनिवर्सिटी के संदर्भ में। जो पीएचडी के फॉर्म आए हैं 20 नवंबर तक फॉर्म भर दीजिएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का ये फॉर्म है। फीस मैंने आपको बता दी, सीट मैंने आपको बता दी, प्रपोजल बता दिया। एंट्रेंस आपका होना नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू डेट मैंने आपको बता दी। इसके अलावा भी कुछ सवाल है आपके पास, शंका है, डाउट है, कमेंट बॉक्स में उसका स्वागत है। जय हिंद, दुआ सलाम।